नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में सीएम धामी ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर बाबा साहब को किया याद, बोले शिक्षा, समानता, आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में लगाया पूरा जीवन। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी, स्टेटस की जानकारी देने के बाद ही आए एयरपोर्ट। 3 दिन से इंडिगो एयरलाइन की सेवा पूरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जंगली जानवरों के हमलों ने बढ़ाई चिंता, वन मंत्री के निर्देशों पर विशेष टीम गठित। उत्तरकाशी में 3 मंजिला घर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से दर्जनों पालतू जानवर जिंदा जले, भीषण आग से पूरी गृहस्थी जलकर आग। लक्सर में सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने से मचा हड़कंप, रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पीड़ित ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम, पर्वतीय इलाकों में जल्दी आपको बता दें हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि उनकी राजनीतिक अस्थिरता किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि उनकी कुंडली के दोष की वजह से है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हरक सिंह विभिन्न दलों में रह चुके हैं, लेकिन जन्मपत्री दोष की वजह से वो कहीं टिक नहीं पाते। दावा किया कि उनकी कुंडली में नाड़ी खड़काष्टक दोष उनका राजनीतिक सफर हमेशा अस्थिर बनाए रहता है, इसलिए सलाह है कि उन्हें अपनी जन्मपत्री किसी योग पंडित को दिखानी चाहिए। साथ ही कहा कि ये दोष इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हरक सिंह रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते हैं। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपत्री जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है, और वही दोष जो है उनको कहीं टिकने नहीं देता है। तो पहले वो अपनी जन्मपत्री किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं। वैसे तो मैं भी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जन्मपत्री बिना देखे बता सकता हूँ, नाड़ी खड़ाष्टक दोष बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं। हरिद्वार जिला अस्पताल से शर्मनाक लापरवाही उजागर हुई है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए शव को चूहों ने बुरी तरह से काट दिया, यहां तक कि मृतक की एक आंख तक चूहे ने नोच ली। सुबह जब परिजनों ने शव का चेहरा देखा तो हालत देखकर गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। 36 वर्षीय लखन शर्मा उर्फ लकी का बीते रात निधन के बाद शव मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन रात में डॉक्टर उपलब्ध न होने और मोर्चरी के फ्रीजर खराब होने की वजह से शव सुरक्षा में गंभीर चूक हुई। परिजनों के मुताबिक न सिर्फ फ्रीजर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जहां से चूहे अंदर घुस आए। चेहरे, आंख, कान और नाक पर काटने के निशान मिलने के बाद परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में हुई घटना की सूचना मिलते ही पंजाबी समाज और स्थानीय राजनीतिक दलों के लोग भी अस्पताल पहुंच गए और मोर्चरी की हालत पर सवाल उठाए। अस्पताल प्रबंधन ने खराब फ्रीजरों की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश देने की बात कही। उधर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी पर प्रशासनिक टीमें तुरंत अस्पताल पहुंची हैं। जिलाधिकारी से बात कर हाई लेवल जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। पोस्टमार्टम के दौरान भीड़ के पहुंचने से प्रक्रिया रोकनी पड़ी, जिसे अब दोबारा पूरा कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लगता है। और कल शाम को मेरे पास लगभग 5:15 बजे एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि आप मिला हॉस्पिटल आ जाओ, आपके रिलेटिव हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनके अंदर कुछ ही नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीडी में ले जाओ, वहाँ पर फ्रिज में रखवा दो बॉडी, सुबह पोस्टमार्टम होगा, आप आ जाना टाइम से। बनी हुई है और
आरंभिक तौर पे जब लोग यहाँ पे आए थे, जो उनके परिवार के लोग थे और जो उनके मित्रगण थे जो इकट्ठा थे, तो उनके द्वारा नाराजगी की जा रही थी। समय से सूचना मिल गई थी। मैं स्वयं भी, हमारे सिटी साहब और हमारी पुलिस पहुंच गई है, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। सर, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कोई मुआवजे का ऐलान किया गया? अभी इस संबंध में आपको एसडीएम साहब से बात करना पड़ेगा। खटीमा क्षेत्र की प्रसिद्ध पुरानी शारदा देवहा पोशाक नहर इन दिनों बदहाली का शिकार है। लंबे समय से नहर की सफाई न होने के कारण इसमें गाद, कचरा और झाड़ झंकाड़ भर गया है, जिससे जल प्रवाह पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नहर की स्थिति को लेकर किसानों में भारी असंतोष है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में सहायक अभियंता द्वितीय शारदा खंड वली उमर खान ने स्पष्ट किया है कि विभाग नहर की सफाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहर से जुड़ी परवीन नदी तथा जनपद उधम सिंह नगर में स्थित कुछ अन्य नहरों पर सफाई के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से आवश्यक प्रस्ताव अभी लंबित हैं। उमर खान ने कहा कि जैसे उत्तराखंड सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होता है, विभाग नहर की सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू कर देगा। सफाई होने पर किसानों को खेतों में पर्याप्त पानी मिलेगा और सिंचाई व्यवस्था सुचारू हो सकेगी। स्थानीय किसानों का कहना है कि नहर के जाम होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये है कि अब पूरा आप अगर 1250 रिस्टोरेशन हम लोग अगर कराते हैं तो आगे जो देवा नदी पड़ती है, देवा नदी में आपने देखा होगा कि भाई एनक्रोचमेंट उसके दोनों तरफ से है, दोनों बैंक की तरफ से एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से इस नहर को हम 1250 क्यूसेक से चला ही नहीं पाएंगे। और सन 2000 का एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक आदेश भी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको इस तरह चलाना है कि किसान की खेती ना डूबे उस पर और वो डूब क्षेत्र से बाहर रहे। बहुत परेशानी का सामना है। देखिए पूरी सिल्ट भरी पड़ी है, सामने दाएं बाएं पूरा भरा पड़ा है इसमें, ना इसमें सफाई है। और जब इसमें बाढ़ आती है पूरे नदी का पानी बाहर गिरता है इसमें नदी में पानी नहीं रहता है, यहाँ पूरा इधर गिर जाता है नीचे। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। पानी इसकी वजह से आता नहीं है, किसानों तक पहुँचता नहीं है दूर दूर तक। देहरादून में अपराध पर लगाम कसने की कड़ी में पटेल नगर पुलिस ने पिल्ला गैंग से जुड़े 2 अपराधियों उधम सिंह नगर के सैनी और भानु गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से 2 अवैध देसी तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी मातावाला बाग में हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे और उस मामले में कोतवाली नगर में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ व तलाशी में उनके फ्लैट से अवैध हथियार बरामद हुए। इनका आपराधिक इतिहास है कि पूर्व में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। भानु गोयल के खिलाफ 6 जबकि उधम सिंह के खिलाफ हरिद्वार में 4 केस दर्ज होने की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि गैंग व अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने 2 अलग अलग घरों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए नौकरानी रिंकू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला दोनों घरों में लंबे समय से काम कर रही थी और ज्वेलरी व नकदी कहां रखी जाती है इसकी पूरी जानकारी वह रखती थी। वहीं आपको बता दें कि कैपिटल हाइट्स अपार्टमेंट आईटीबीपी रोड में रहने वाले 2 महिलाओं पूनम लोना और मनीषा चुग ने ज्वेलरी और नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों मामलों में पटेल नगर कोतवाली में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और मुखबिर की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई और चक्की टोला पटेल नगर से उसे गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की ज्वेलरी, 17,500 रुपए नगद। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि लालच में आकर उसने योजनाबद्ध तरीके से चोरी को अंजाम दिया था। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लक्सर से है। कांग्रेस की दिल्ली में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए हैं। आपको बता दें, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रैली के हरिद्वार ग्रामीण कोऑर्डिनेटर सतबीर चौधरी की अगुवाई में लक्सर नगर अध्यक्ष भगत सिंह चौधरी के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक अनुपमा ने कहा कि जिस तरह से देश भर में भाजपा ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है, वह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।
ये कांग्रेस पार्टी ने मुझे हरिद्वार ग्रामीण का पर्यवेक्षक इसमें नियुक्त किया है। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर भी हैं चौधरी सतवीर सिंह जी, जो कि इसमें मेरा साथ सहयोग करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं श्री बालेश्वर जी, और सभी हमारे वरिष्ठ जन हैं। डॉक्टर साहब हैं, हमारे अंकल हैं हाजी तस्लीम जी, पूर्व विधायक, बहुत सीनियर, सभी साथी हैं। हरिद्वार ग्रामीण जनपद की संख्या में समझता हूँ, वैसे तो पूरे प्रदेश से ही कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दिल्ली की रैली को लेकर जो आदरणीय खड़गे जी ने और माननीय राहुल गांधी जी ने जिसका आह्वान किया है, हम सब लोग आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गोदयाल जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देशों में हमारी जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी, जिसको पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कांग्रेस चला रही है। और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो को भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए थे, उनका आज परिनिर्वाण दिवस भी है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो उस अधिकारों का भी इस भाजपा सरकार ने हनन करने का काम किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील सहित जिले के कई अन्य गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अगली सुनवाई 11 दिसंबर की तिथि नियत की। कोर्ट ने 11 दिसंबर को सचिव खनन व अपर सचिव खनन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के साथ ही रजिस्ट्री विभाग से कहा कि खड़िया स्टोन क्रैशर मालिक नवीन परिहार के खिलाफ जो मुकदमे विचाराधीन है उनको भी सुनवाई हेतु जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध करें ताकि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो सके। पूर्व में कोर्ट ने स्टॉक वेरिफिकेशन की मूल रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए। आपको बता दें कि पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेती-बाड़ी, घर, पानी की लाइटें चौपट हो चुकी हैं। जो धन से संपन्न थे उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी व अन्य जगह पर बना लिया है। अब गाँव में निर्धन लोग ही बचे हैं, उनके पास आय के साधन थे, उन पर अब खड़िया खनन के लोगों की नज़र टिकी हुई है। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिए गए हैं, लेकिन उनकी समस्या का कुछ हल नहीं निकला। इसलिए अब हम न्यायालय की शरण में आए हैं। कोर्ट में जो स्टॉक वेरिफिकेशन की 24 फरवरी की रिपोर्ट थी, उसको कोर्ट ने इन ओरिजिनल मंगाया था, और परंतु अभी वो प्राप्त नहीं हुआ राज्य सरकार द्वारा। तो उसमें कोर्ट ने ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी कि वो स्टॉक सत्यापन की जो रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार ने एफिडेविट फाइल किया उसमें उसकी शब्दावली थोड़ी डिफरेंट है, और वहाँ ये कहा गया कि ये डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट है, जबकि वो सिर्फ स्टॉक के बारे में थी, न कि वो पर्यावरणीय मानकों पर कोई जाँच नहीं थी। वो तो जाँचें बाद में हुई है। और इसके अलावा कोर्ट ने जो एक स्टोन क्रशर है नवीन परिहार गोलना में, उनके जो अन्य मामले हैं एंटिसिपेटरी बेल और चार्जशीट क्वेश्चन के, वो भी संलग्न कर दिए हैं जनहित याचिका की। साथ ही उनकी सुनवाई होगी, और कोर्ट ने इसमें 11 तारीख को सचिव खनन और अपर सचिव खनन उत्तराखंड सरकार को पेश होने लगा है। इंडिया में नैनीताल की भवाली मस्जिद को लेकर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेकर नैनीताल प्रशासन, वन विभाग और भवाली नगर पालिका ने मस्जिद क्षेत्र का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि एक दंपति ने सोशल मीडिया में भवाली भीमताल मार्ग बाईपास में भवाली मस्जिद का वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें जंगल के बीच वन भूमि पर बड़ी मस्जिद और उसकी आड़ में निर्माण कार्य किए गए। हालांकि मस्जिद प्रबंधन ने दस्तावेज पेश किए और बताया कि ये वक्फ की भूमि है और 1935 में इस भूमि की रजिस्ट्री के बाद 1936 में इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। 1956 व 1965 में सरकार ने कुछ जमीन और दी, जबकि कब्रिस्तान की लीज का मामला अब भी वन विभाग में विचाराधीन है। वहीं 1945 के पालिका के नक्शे में भी जमीन में मस्जिद दर्शाया गया है, तो सरकार ने 2016 में 4 दीवारी के लिए पैसे भी दिए। वहीं प्रशासन ने बताया कि वन विभाग ने अपने नक्शे देखने के बाद मस्जिद के लिए 5016 वर्ग फुट जमीन लीज पर दी गई है। 1945 के भवाली नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी ये मस्जिद और इसमें बने 2 कमरों का जिक्र है, लेकिन पालिका के इसी रिकॉर्ड में मस्जिद का क्षेत्रफल तकरीबन 44 नाली दर्ज है। प्रशासन ने भूमि के वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विभाग और पालिका को ये बताने को कहा है कि दोनों के क्षेत्रफल में भिन्नता क्यों है।
देखिए, कल जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए रेवेन्यू की टीम को, फॉरेस्ट की टीम को, नगर पालिका एवं पुलिस की टीम को मौके पर भेजा गया था जांच के लिए कि वास्तव में उस जगह की स्थिति क्या है। तो दौरान जांच ये पाया गया कि उक्त स्थल के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी वो कालांतर में वन विभाग के द्वारा लीज पर दी गई भूमि है, लगभग 2 नाली 5 मुट्ठी 5016 स्क्वायर फीट। और नगर पालिका के जो पुराने मैप्स हैं उसमें भी वो जो स्थल है वो प्रदर्शित है। दरअसल लोग बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सरकारी विभागों से संपर्क करे हुए अपनी टीआरपी के लिए इसको फ़ोटो खींच के डाल देते हैं मीडिया में, उसमें हंगामा हो जाता है। समय समय पर ये इशू उठ रहे हैं लेकिन लोगों को हकायक मालूम नहीं है। दरअसल ये जो मस्जिद है और मस्जिद के जो कमरे हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी है जिसका गजट 1936 में हो चुका है। और बाकी जो कब्रिस्तान है यहाँ पर एक ही कब्रिस्तान है, नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच में एक ही कब्रिस्तान है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सितारगंज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय पर कथित रूप से आपत्तिजनक व अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में रविवार को सितारगंज में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नगर के मुख्य चौक पर सैकड़ों की संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं और सिख समाज के लोगों ने रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो अतुलनीय बलिदान दिए हैं उसी के कारण आज हिंदू समाज सुरक्षित। ऐसे में किसी भी नेता द्वारा सिखों पर 12 बज गए जैसी तुच्छ टिप्पणी करना न केवल ऐतिहासिक त्याग का अपमान है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी आघात है। लोगों का कहना था कि यदि इतिहास में सिख गुरु हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे न आते तो मुगल शासक पूरे समाज को जबरन धर्मांतरण की ओर धकेल देते। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि रावत के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में दर्जा राज्य मंत्री इकबाल सिंह लाडी, सतीश उपाध्याय, गुरदीप सिंह चौहान, प्रिंस माटा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अगर मानसिकता की कांग्रेस पार्टी जो हमेशा सनातन हिंदू समाज की और सिख समाज की विरोधी रही है और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो 12 बजे का वाकया हरक सिंह रावत के मुखार बिंदु से कहा गया, मुझे नहीं लगता है कि उस ऐसे खुले साण को 12 बजे का इतिहास भी मालूम होगा। पहले हरक सिंह रावत 12 बजे का इतिहास जान ले, उसके बाद सिख समाज का मजाक उड़ाए। देहरादून से जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य में फ्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण माहरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया है जिसके कारण भाजपा की नीयत का पता चलता। आगे उन्होंने कहा कि जब नाम अभी तक एसआईआर में नहीं है और एसआईआर लागू होगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना अभी से शुरू कर दिया है। विपक्ष के जो नज़दीक के लोग हैं उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को लिस्ट भेज रहे हैं ताकि उनके नाम काटे जा सकें। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले ही बहुत दागदार और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर रहा है। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं। और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र है। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें।
अगली खबर लक्सर से है, जहां सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला सामने आया है। सेठपुर गांव के शिकायतकर्ता सुभाष सैनी ने सीएम पोर्टल पर गांव में बने बारात घर पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामला दबाने की कोशिश की। सुभाष सैनी ने बताया कि बारात घर पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया है। उन्होंने सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर बारात घर की सफाई का दावा किया, जबकि मामला जस का तस बना हुआ है। सुभाष सैनी ने जिलाधिकारी से फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि सभी दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है और अब देखना होगा कि जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सर ये जो है मैंने पहले तो 4 महीने पहले शिकायत की थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी, 2 महीने हो गए लगभग, 9 अक्टूबर को। उस पर कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। फिर मैंने जो तहसील दिवस लक्सर में जो है 4 नवंबर को शिकायत करी डीएम साहब के समक्ष जाकर। उस पर एडीओ पंचायत ने जो है 3 दिन का समय मांगा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है परसों 4 दिसंबर में जो है डीएम साहब के इसकी शिकायत की है, मुख्य विकास अधिकारी की शिकायत करी है। और जी अब देखता हूँ, अब मैं जो है पंचायत राज अधिकारी जो है हरिद्वार, उनके पास जा रहा हूँ, उनसे भी बोल लूँगा। उनके मिला आज तक हम तो चाहते हैं, गांव में ज़मीन नहीं है, बैठक नहीं किसी गांव में रहा, बारात रुक जा, गांव का भविष्य सुधरेगा, किसी जागती बारात टिकट सुबह अच्छा लगा। अब लोग कहाँ टिकट दे रहे हैं, इसमें कूड़ी कुबाड़ कूड़ी गोस्से पात ने ये काम करा, क्या दारू पीनी भांग पीनी, बैठक बना रखी, रात को 11 बजे तक बैठा। अब कौन जिम्मेदार बना, कोई मर गया, मैं अध्यक्ष ने यहाँ से। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां जिले के विकासखंड मोरी में रात्रि के समय ग्राम डामठी थुनार में एक आवश्यक भवन में आगजनी से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया है। आग लगने से गांव में चीख पुकार मच गई। इधर जिला परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान डामठी थुनार द्वारा दूरभाष से सूचना के अनुसार तहसील मोरी के अंतर्गत डामटी गांव के हरपाल सिंह राणा पुत्र हरदयाल सिंह राणा की 3 मंजिला आवासीय भवन में आग लगने से सामान सहित 4 बकरियां, 15 मुर्गे और 2 खरगोश आग की चपेट में आने से दर्दनाक उनकी मौत हो गई। वहीं आवासीय भवन की जलकर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व उप निरीक्षक की टीमें मौके पर रवाना हुई और मुआयना किया। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए ऋषिकेश में गरीब, बेसहारा एवं असहाय लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट गया है। नगर निगम ने शीतलहर से बचने के लिए शहर में त्रिवेणी घाट, बस अड्डा, चंद्रभागा पुल सहित 17 स्थानों पर जलाए जाने वाले अलाव के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। वहीं रैन बसेरों में सभी सुविधाएं जैसे रजाई, कंबल, बिस्तर, विद्युत, स्वच्छ पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। मेयर शंभू पासवान ने बताया कि शहर में जहां भी आवश्यकता होगी वहां अलाव और रैन बसेरों आदि की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा स्थान पहले से चिन्हित है जहां पर अलाव जलाने की कार्रवाई की जाती है और आवश्यकता पड़ी तो उससे ज्यादा और स्थान में बढ़ाएंगे। उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था हमने बहरहाल प्राइवेट एक एजेंसी से की है और हमारे वन निगम से बात चल रही है, पत्राचार हुआ है तो वहां से भी हमें लकड़ियां उपलब्ध हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त 2 रैन बसेरा हमारे आईएसबीटी में है, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए, उसको हमने तैयार किया हुआ है। और इसके साथ साथ 4 धर्मशालाओं में भी हमने बात की, अगर अधिक लोगों को हमें अगर शिफ्ट करना होता है। इसके साथ साथ कंबल वितरण और रात्रि में अगर कोई खुले में हो तो उनको रैन बसेरा तक लाने की कार्य योजना बनाई गई है। देखिए हमारे यहाँ पहले ऋषिकेश में ट्रिपल आर एक त्रिवेणी घाट में हम लोगों ने वहाँ पे सेंटर खोला है और पहले नहीं हुआ करता था। और उसमें आप यात्री हो या लोकल लोग हो, वहाँ नए भी कपड़े दे सकते हैं, पुराने भी दे सकते हैं। वो एक व्यवस्था बनाया गया इस बार कि जो लोग इस पात्र हैं, जिनके पास नहीं है, वहां से वो ले सकते हैं और जो दानी लोग हैं वो दे भी सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 की प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस मुख्य परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। परीक्षा 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होनी थी।
आयोग ने यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 4 दिसंबर को पारित आदेश के बाद लिया गया। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई है। न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह सामान्य अध्ययन विषय के एक गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का